ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज है मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जो आप मुझे पिछले 4 साल से कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमें इंडिया से यूके आना है तो किस तरीके से आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स, और कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में फिर भी चाहते हैं कि हमें यूके आना है फॉर परमानेंट सेटलमेंट। तो आज उसके जितने भी वेरिएशंस है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, मैं यहां पर डिस्क्लोज करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको यह आइडिया लगे बीइंग यू एज एन इंडियन और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर आपको यूके में आना तो आपको कौन सा प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अगर आप मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने आज तक कभी इसमें वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन मे बी इन द फ्यूचर हम बनाएंगे। इस चैनल पे पहला मैं कुछ ऐसा हट के वीडियो बना रहा हूं जस्ट बिकॉज यू गाइज आर डिमांडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम ब्लॉगिंग वॉइस ऑन supremecampus.com। इस चैनल पे हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बट करंटली आई एम इन द यूके, सो आप सबके डिमांड पे ये डिटेल वीडियो बने रहिए एंड तक, एटलीस्ट आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। ये प्रोसेस है अगर आप प्रोसीड और आगे जाना चाहते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज, यूके में आने के लिए दो सबसे बेस्ट पॉसिबल रूट्स हैं, और मैं कहूंगा कि कहने को तो 3 रूट्स हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम सेटलमेंट के लिए आना है तो यहां पे 2 रूट है। इसमें सबसे पहला है आप स्टूडेंट वीजा पे आ सकते हैं, नंबर 2 है आप किसी कंपनी में एज एन स्पॉन्सर लेके आ सकते हैं, और नंबर 3 है which is not for a long route, it's just a visiting visa। तो नंबर 3 जो है विजिटिंग वीजा, उस पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। इट्स अ सिंपल विजिटिंग वीजा। अगर एक बार आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपको 6 मंथ की ड्यूरेशन का वीजा मिल सकता है, जिसकी कॉस्टिंग आती है समवेयर अराउंड 15,000 से 20,000 रुपए एक इंडिविजुअल बंदे का। अगर आप घूमना चाहते हैं 15 से 20,000 एक बंदे का लगेगा, और आपकी जो टिकट होगी वो मैं यूं कहूं कि यूके टू मुंबई के बीच की रहती है, क्लोजली 60,000 टू 70,000 रुपीज, या यूं समझ लो कि 80,000 रुपए में आपका रिटर्न टिकट हो जाता है, 40 आने का 40 जाने का, अगर आप रिटर्न टिकट करवाते हैं तो। सिंपली अगर आपका फंडा है कि आपको यहां पे विजिटिंग के लिए आना है, 1 लाख रुपीज आपको इनिशियली चाहिए, फिर यहां पर आपका एवरेज डेली का एक्सपेंस आप 5 से 7 और 5 से 10,000 के बीच में गिन सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। तो ये तो है टूरिस्ट वीजा, जिस पे कोई भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सिंपली अप्लाई कीजिए, आपको वीजा भी मिल जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वो 2 इंपॉर्टेंट वीजा जिसपे आप लॉन्ग टाइम के लिए यूके में सेटल होना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस है। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट वीजा पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंस क्या होता है, ओके, कितना खर्चा होता है, क्या होता है, वो भी मैं यहां पे बताऊंगा, ताकि आपको एक माइंडसेट क्लैरिटी रहे। तो स्टूडेंट वीजा मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन लोगों को मिलता है जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने इंडिया में ग्रेजुएशन किया है, ओके, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन के लिए लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हायर एजुकेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल अप्लाई करते हैं। तो जो आपकी हायर एजुकेशन होती है उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहां की गवर्नमेंट स्टूडेंट वीजा देती है, जिसको टियर 4 और समथिंग कहा जाता है। तो जो स्टूडेंट वीजा होती है वो गेन करने का आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। चलिए बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहले जैसे आपने कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इससे पहले आपको, इसके बाद में आपको यह डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सी हायर स्टडीज में एडमिशन लेना है। तो मान लीजिए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या फिर डेटा साइंस में, या फिर ब्लॉकचेन, या किसी भी तरीके की हायर स्टडीज के आप लिए आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उससे रिलेटेड आपको यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज, उनकी जो भी कॉलेजेस ये कोर्सेज ऑफर करती है, आपको पहले तो ये गूगल करके फाइंड आउट करना होगा, डिसाइड करना होगा मुझे इस यूनिवर्सिटी की इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। वेल, यहां पे एक चीज आपको जानने की जरूरत है कि हर यूनिवर्सिटी की फीस अलग अलग है, डिपेंड्स कि वो यूनिवर्सिटी किस एरिया में है। अगर वो लंदन, सेंट्रल लंदन के अंदर है, फीस ज्यादा होगी, आउटस्कर्ट ऑफ लंदन है, फीस कम होगी। तो इट ऑल अप टू यू, आप खुद फिल्टर करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट आपके प्लेसमेंट के लिए। तो इन शॉर्ट सबसे पहले आपको जाना है और फाइंड आउट करना है कि कहां पे एडमिशन लेना है, और क्या वहां पर आप जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। तो नंबर 1, मान लीजिए आपने फिल्टर कर दिया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, और उसकी जहां जहां भी कॉलेजेस आपने वो फिल्टर आउट कर ली। इसके बाद क्या करना है, आपको इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना है। ओके, सिंपली आपको जाना है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स है वहां पे अप्लाई करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके एप्लीकेशन फॉर्म का कोई चार्ज नहीं, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज, जितनी भी कॉलेजेस में चाहे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपके नियर बाय जो भी एजेंट्स होंगे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और उनकी हेल्प से भी आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फीस क्या रहेगी, आप ज्यादा थोड़ा यूट्यूब कीजिएगा, बिकॉज इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली गो विद यूट्यूब एंड यू विल गेट मोर इन्फो। सो नंबर 1,
यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करो या फिर कॉलेज फाइंड आउट करो, देन आफ्टर आपको उस पर अप्लाई करना है, दैट्स नंबर 2। जैसे आप अप्लाई करते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी आपके उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो हो सकता है आपको इंस्टेंटली अनकंडीशनल ऑफर भेजेगी। अदरवाइज हो सकता है वो एक सिंपल सा एक इंटरव्यू सेटअप करे जो 5 और 10 मिनट का होगा, जिसमें वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं, हु यू आर, मे बी वीडियो हो सकता है, डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो वो लोग आपको एक अनकंडीशनल ऑफर भेजते हैं। ये क्या होता है अनकंडीशनल ऑफर? मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे सब लिस्टेड होता है कि उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको क्या 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 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकली अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया तो क्या उसका इंग्लिश में वर्जन है या नहीं है, क्या आपको आईएलटीएस के एग्जाम्स देने हैं या नहीं है, टॉफल्स का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो जो उनका भी रिक्वायरमेंट है, आईएलटीएस का पेपर देना है। और ये आईएलटीएस ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम से कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक इंग्लिश स्किल का टेस्ट है, राइट? तो ये उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपने सारा रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लिया, देन आप उनको सारे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में वो आपको एक कंडीशनल ऑफर भेजेंगे। मतलब कि आप कई तरीके से शॉर्टलिस्ट हो गए, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अभी वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर भेजेंगे जिसके अंदर एक अमाउंट मेंशन रहेगा। और ये अमाउंट क्या रहेगा? आइडियली आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। मतलब जब भी आप यूकेएमएस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मान लीजिए कि वो आपका 2 साल का कोर्स है, 1 और 2 साल, इससे ज्यादा नहीं रहता, या तो 1 ईयर या 2 ईयर, डिपेंड्स आप किस टाइप के कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। मान लीजिए कि वो 2 साल का कोर्स है, तो उसकी जो एवरेज फीस रहती है आज के टाइम के हिसाब से कहीं ना कहीं 16 से 17 लाख रुपए ईयरली रहती है। अगर आप छोटी, मैं यूं कहूंगा कि एवरेज यूनिवर्सिटी को भी फाइंड आउट करते हैं, पहले 11-12 लाख के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अभी मैं समझ सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं 16 से 17 लाख के आसपास में आपकी ईयरली फीस रहेगी। 2 साल का कोर्स है, आपको 34 लाख। ओके, तो इनिशियली जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपको ट्यूशन फीस का कुछ सर्टेन अमाउंट उनको एज अ डिपॉजिट जमा करना होता है। मान लीजिए कि आपकी फीस है 16 लाख, आपको 2 से 5 लाख रुपए जो भी है, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से आपको वहां पे डिपॉजिट के लिए बोलेगी, वो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट आपको उनको डिपॉजिट करना है। जैसे आप डिपॉजिट करते हैं तो उनको लगता है कि ये स्टूडेंट हमारा कंफर्म हो गया, तो ये डिपॉजिट करने के बाद में वो आपको एक लेटर इशू करते हैं, और ये लेटर के बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस लेटर का नाम है CAS। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टूडेंट, दैट्स CAS लेटर, कास्ट लेटर जिसको बोलते हैं। आप एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, बट ये लेटर आपको इशू करता है, और ये लेटर आपके लिए की लेटर है। जब ये लेटर आपको इशू होगा, जो कि 1 और 2 हफ्ते का लगेगा, आइडियली ये लेटर क्या होता है, ये गारंटी है एक तरीके से कि कोई यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइट करे, एक तरीके से आपका स्पॉन्सर है। ओके, ये वीजा नहीं है बट एक लेटर है, कोई यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। दैट मींस कि अब ये लेटर प्राइमरी नीड है अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो। तो जैसे वो कास्ट लेटर आपको इनिशिएट हो जाता है, उसका एक नंबर होता है, और ये यूनिक नंबर ही आपके साथ टैग्ड रहेगा जब तक कि आप यूके के अंदर हो। तो उस लेटर में के अंदर आपको सारी डिटेल वेरीफाई करनी है, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, जो फीस आपकी है, उसमें नेम सही है, सारी सिंगल डिटेल, एवरी सिंगल डिटेल आपको उसके अंदर वेरीफाई करनी है। जो भी सिग्नेचर करना है उनको रिटर्न करना है, कर दो, जो कुछ करना है, बट ये लेटर आपके पास रहेगा, और इस लेटर के आने के बाद में आप आगे वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। ये होगा स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस। नंबर 1, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज फाइंड आउट करनी है जिसमें आपके कोर्सेस हो। नंबर 2, उसमें अप्लाई करना है। नंबर 3, हो सकता है वो लोग आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू ले। नंबर 4, वो आपको एक अनकंडीशनल ऑफर देंगे। नंबर 5, अगर वो आप डॉक्यूमेंट उनके साथ सारे शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 6, इसके बाद वो आपको एक कंडीशनल ऑफर भेजेंगे। इसके बाद आप उनको फी डिपॉजिट करेंगे। इसके बाद वो आपको एक कास्ट लेटर इशू करेंगे, और ये लेटर आने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा, आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए अलॉन्ग विद CAS लेटर, कास्ट लेटर। ओके, और वीजा की आइडियल फीस क्या होती है? तो यूके के अंदर जहां तक मुझे पता है, आइडियली आपकी फीस होगी कि 600 से 700 पाउंड, मतलब करीब करीब यूं समझ सकते हो कि 60 से 70 हजार रुपए आपकी बेसिक वीजा की फीस होगी फॉर एन ईयर। और इसके साथ में आपको एक IHS, मतलब यहां पे हेल्थ सरचार्जेस देने होते हैं, क्योंकि यहां पर नेशनल हेल्थ स्कीम फ्री है, उसका पैसा आपको एडवांस में देना होता है, जो करीब करीब 600 से 700 पाउंड के आसपास होता है। मतलब आपको 60 से 70 हजार रुपए ईयर का वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और दूसरी आपकी वीजा फी। तो मैं कहीं ना कहीं रफली एस्टिमेट करूं तो आपको 1,20,000 से 1,50,000 के आसपास, और उसके अंडर में आई गेस कि आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। ये तो आपका वीजा प्रोसेसिंग है। लेकिन जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो यही देखते हैं कि आपके पास यूके में आने के बाद 1 साल तक सर्वाइव करने का पैसा आपके अकाउंट में है या नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए पैसा होना चाहिए, और
वो डिपेंड करता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंदन में है तो अल्टीमेटली आपको वहां पर 12 से 13 लाख रुपए दिखाने होंगे आपके अकाउंट के अंदर पिछले 30 दिनों के अंदर। अगर आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज आउटसाइड ऑफ लंदन है तो आपको कहीं ना कहीं 9 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर दिखाने होंगे। ये पैसा आपको देने नहीं है, बट जस्ट आपके अकाउंट में होने चाहिए बिफोर 30 डेज जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, और जब तक आपका कास्ट लेटर आ नहीं जाता या फिर आपका एक तरीके से वीजा प्रोसेसिंग नहीं हो जाता, तो ये पूरी ड्यूरेशन के अंदर आपका वो पैसा आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। और ये पैसा जब भी आप यूके के अंदर आते हैं तो आप डेफिनेटली विड्रॉ करके जो भी आपको जहां पे भी उसके एक्सपेंसेस करने कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका हर महीने 1 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर एवरेज होना चाहिए अगर आप लंदन में हैं, और आउटसाइड ऑफ लंदन है तो कहीं ना कहीं 80 से 90 हजार रुपए आपके अकाउंट में एवरेज हर मंथ होने चाहिए, क्योंकि यही यहां का एवरेज एक्सपेंस है। अगर आप अकेले आते हैं, अगर आउटसाइड ऑफ लंदन रहते हैं तो आपका 70 से 80 हजार रुपए मंथली एक्सपेंस होगा, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप सेंट्रल लंदन में तो आपको कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए पर मंथ का एक्सपेंस रहेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप जब भी आए तो आपके पास उतना पैसा होगा आप खुद सर्वाइव कर सकें। तो ये पैसा आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। और इसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो, और जैसे अगर आपकी वीजा अप्रूव हो जाती है, ये एक तरीके से स्टूडेंट वीजा होती है, इसके बाद आप यूके में एंटर कर सकते हैं, और वो भी आपकी यूनिवर्सिटी के ट्यूशन शेड्यूल के हिसाब से, जब भी उनके सेशन स्टार्ट होते हैं, जो कि आइडियली जैन और सितंबर 2 बैचेस रहते हैं। ओके, तो ये है स्टूडेंट वीजा, जहां पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। सिंपल सी चीज, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको आइल्स एटलीस्ट क्लियर करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी इंग्लिश में सर्टिफिकेशन करके रखा है या फिर आपने इंग्लिश में स्टडी की है, तो उसका एक ट्रांसक्रिप्ट होता है जो यहां पर आपको एक नेवी समथिंग NAARC कुछ वेबसाइट है, वहां पे जाकर के आपको आपका सर्टिफिकेट का अप्रूवल लेना होगा कि हाँ भाई हमने इंग्लिश से किया, तो शायद आपको आइल्स ना देना पड़े। तो ये ऑप्शनल चॉइसेस है, वो आप जब प्रोसेस में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये प्रोसेस है स्टूडेंट वीजा से। तो अगर आप एज एन स्टूडेंट आना चाहते हैं, एवरेज एक्सपेंस 1 से 1.5 लाख आपके वीजा का, 11 से 15 लाख के आसपास आपको लगेगा आपकी ट्यूशन फीस का, और पर मंथ के हिसाब से 1 लाख। तो कहीं ना कहीं पूरे साल का जो एक्सपेंस बैठ जाता है वो कहीं ना कहीं 26 से 27 लाख रुपए हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर लिविंग एक्सपेंसेस, अगर आप यूके में स्टूडेंट वीजा पे आते हैं। बट इसको आप रिकवर भी कर सकते हैं। कैसे? एक स्टूडेंट यूके के अंदर लीगली इन अ वीक 20 आवर्स काम कर सकता है, 20 घंटे, और यहां पर हर घंटे का आपको मिनिमम 900 से 1000 रुपए इजीली मिल जाता है। तो आप कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशंस बनाऊं तो यहां पर अगर आप 20 आवर्स अगर काम करते हैं, जहां पर आपको 900 से 1000 रुपए एवरेज सिंगल आवर का मिलता है, तो एक हफ्ते के अंदर आप 20 से 25 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। वैसे ही 4 हफ्ते इन मंथ, तो कहीं ना कहीं आप 80 to 90,000 रुपीज जो आपका मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो तो एटलीस्ट आप रिकवर कर सकते हैं लीगली, जितना गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है 20 आवर्स इन अ वीक। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, इट्स योर चॉइस, कैसा आप मैनेज करेंगे, इट्स ऑल अप टू यू। बट ये है यूके का सिस्टम एग्जैक्टली अगर आप यूके में आना चाहें। और इसके बाद क्या होता है, जैसे आपने 2 साल यहां पर आपने कंप्लीट कर लिए, आफ्टर 2 ईयर के बाद में आप यहां पर वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो होगा PSW, मतलब पोस्ट स्टडी वीजा। मतलब यूके गवर्नमेंट यहां पर आपको 3 साल के लिए एडिशनल वीजा एक्सटेंड करेगी, तब भी आपका वो कास्ट लेटर काम आएगा। और उसके अंदर यहां पर आपको ये रहेगा कि आपको उन 3 सालों के अंदर वो A ग्रेड की जो जॉब्स है, अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे देती है तो आप यहां पे लॉन्ग टाइम तक रुक सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव स्पॉन्सरशिप। अगर आप स्पॉन्सरशिप नहीं जुगाड़ कर पाते हैं तो आपको उन 3 सालों के बाद में बैक टू आपकी जो भी ओरिजिन कंट्री है जाना पड़ेगा। मतलब आप इसके बाद एक्सटेंड नहीं कर सकते PSW को, और ये 1 टाइम होगा जब भी आप फर्स्ट टाइम यहां पे आते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपने उन 3 सालों के अंदर अगर कोई स्पॉन्सरशिप यहां पे आपको मिल जाती है, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है, जैसा कि मैं हूं, तो उस केस के अंदर आप यहां पे लॉन्ग टाइम तक मेरी तरह जब तक चाहे, जब तक आपके पास स्पॉन्सरशिप है, आप रह सकते हैं। गॉट इट? सो दैट्स वन वे कैसे आप स्टूडेंट वीजा पे आ सकते हैं। ज्यादा डाउट हो अभी आप गूगल कर सकते हैं, ज्यादा डाउट हो आप प्रॉपर्ली जो भी स्टूडेंट एजेंट्स है उनसे मिल करके आप लेटेस्ट क्या क्या चेंजेस हुआ उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बट दैट्स अ ब्रॉडर ओवरव्यू। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरा स्टेप, और दूसरा है, मान लीजिए कि आप मेरी तरह यहां पर किसी कंपनी में जॉब के लिए आना चाहते हैं, ना कि स्टूडेंट वीजा। उस केस के अंदर 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली चीज, या तो आपकी कंपनी, मान लीजिएगा अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में, जैसे कि एग्जांपल के लिए इन्फोसिस में है, विप्रो में है, HCL है, TCS, इनकी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस हैं।
अगर आप एज एन डेप्यूटेशन मतलब ऑनशोर इंप्लॉइज आते हैं तो आपकी कंपनी डेफिनेटली यहां यूके से एक स्पॉन्सरशिप आपको जनरेट करती है। तो वहां पर CAS लेटर होता है, यहां पर COS लेटर होता है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सिमिलरली जैसे वहां पर हमारे पास CAS है, तो ये लेटर आपको यहां पर आपकी कंपनी की ब्रांच इशू करती है। देन अगर आप उस कंपनी के अंदर ऑलरेडी है तो वो कंपनी आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा पे यहां पे बेच सकती है। या तो होगा ICT जिसको बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, या फिर इंट्रा कंट्री आप बोल सकते हो, आइडियली कंपनी ट्रांसफर होता है। ICT Tier 2 वीजा, उस वीजा के अंदर जब भी आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप जनरेट करते तो आप एज एन डेप्यूटेशन पे आप यहां पर आ सकते हैं। जैसे कि मैं आया था, मेरी कंपनी की ब्रांच थी इंडिया में, मेरी कंपनी की ब्रांच थी यूके में, क्लाइंट्स की लोकेशन पे उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया, तो मैं इंडिया से आया यूके बेस्ड ऑन ICT Tier 2 वीजा जिसको बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। ये वीजा में एक कंडीशन होती है और वो ये है कि इस वीजा पे आप कितने भी साल अगर यूके में रहे, यहां पर आप कभी भी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हां, अगर इस वीजा पे है तो आप कंप्लीटली PR को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया पहला रूट, और इस रूट में आप यहां पर तभी तक रह सकते हैं जब तक आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती रहे। और अगर आप फ्यूचर में अपनी कंपनी छोड़ करके किसी और कंपनी में जाते हैं तो उस केस के अंदर डिपेंड करता है वो कंपनी आपको क्या वीजा दे, फिर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली PR क्या होता है। तो नंबर 1। नंबर 2, आपकी सेम कंपनी इंस्टेड ऑफ ICT Tier 2 वीजा आपको दूसरा वीजा दे जिसको बोलते हैं स्किल वर्कर वीजा। तब भी सेम वीजा टाइप बदल जाता है, लेकिन आप सेम आपकी ओरिजिन कंपनी से ही उसी कंपनी की यूके ब्रांच में आते हैं। लेकिन अब इस वीजा पे अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आप PR आफ्टर 5 ईयर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस वीजा पे यूके में स्टे करते हैं। तो यह है सेकंड टाइप ऑफ वीजा। पहला तो हो गया ICT जो एक तरीके से इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है और उसमें भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलता है, लेकिन उसमें जो भी टाइम आप यहां पे स्पेंड करते हैं आप यहां पर परमानेंट रेजिडेंशियलशिप नहीं ले सकते हैं। लेकिन दूसरा वीजा अगर आपको मिलता है जिसको बोलते हैं स्किल वर्कर वीजा, तो उस केस के अंदर आप यहां पर जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं आफ्टर 5 ईयर टाइम स्पेंडिंग के बाद में आप यहां पे PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों केसेस में आपकी कंपनी किस टाइप की वीजा दे रही है वो डिपेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन कंपनीज आपको ICT देती है क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस होती है कि आप कंपनी छोड़ नहीं सकते और बहुत सारी चीजें होती है। तो टू रिटेन देयर एम्प्लॉय वो इस टाइप की वीजा ज्यादा देती है, अनलेस कि आपको यहां पर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद वो कंपनी आपका वीजा टाइप चेंज करे, जैसा कि मेरा हुआ है। ओके, तो ये है वो तरीका। और मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपको भेज ही नहीं रही है, ना ही ICT दे रही है ना ही आपको स्किल वर्कर दे रही है, उस केस के अंदर आप खुद सेल्फ इंटरव्यूज दे सकते हैं यूके बेस्ड कंपनी का। और इसके अंदर आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। यूके में कंपनी फाइंड आउट करो, अगर वो कंपनी आपको स्किल वर्कर वीजा, आइडियली वो ICT तो रहेगा नहीं तो सेकंड ऑप्शन ही रहेगा हमेशा, स्किल वर्कर वीजा देती है तो उस वीजा पे आप यूके में आ सकते हैं बिना आपकी किसी कंपनी के रेफरेंस से। मतलब एक तरीके से यूके की कंपनी आपको हायर कर रही है जैसे इंडिया की कंपनी है। और इस केस के अंदर कुछ कंडीशंस होती है जो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। मान लीजिए कि जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी वीजा का सारा एक्सपेंस देगी, और मान लीजिए कि वो अगर आप 5 साल का वीजा दे रही है तो एक बंदे के पीछे का एक्सपेंस होता है 700 पाउंड आपका नॉर्मली वीजा का एक्सपेंस, और 600 से 700 पाउंड एवरी ईयर का IHS हेल्थ सरचार्जेस लगता है। तो अगर मैं मोटा मोटी गिनूं तो 5 साल के अंदर करीब करीब 5 लाख रुपए एक बंदे के वीजा के लगते हैं जो आपको ड्यूरिंग वीजा प्रोसेसिंग देने पड़ते हैं। तो उस केस के अंदर अगर आपको वो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो वो आपके लिए कॉज लेटर इशू करेगी और इसके बाद में वो आपका सारा वीजा का एक्सपेंसेस भी बेयर करेगी आपका। लेकिन अगर आपके साथ में कोई डिपेंडेंट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% कंपनीज ऐसी होती है जो आपके डिपेंडेंट उसका पैसा नहीं देती, तो वो आपको आपकी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। और यूके के अंदर जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है वो कहीं ना कहीं आपकी रहेगी 42,000 के आसपास अगर आप ICT पे आते हैं। लेकिन अगर आप स्किल वर्कर पे आते हैं तो मिनिमम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कंपनी आपको 30 से 32,000 पाउंड से ज्यादा देगी। ओके, तो वो एवरेज सैलरी आपके हाथ में कहीं ना कहीं आती है 2.5 से 3 लाख रुपए। ओके, और अगर आप ICT पे आते हैं तो आपकी सैलरी बनती है 3 लाख से ऊपर अगर आप एंट्री लेवल पे हैं। लेकिन जैसे मेरी तरह अगर आप 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ऑब्वियसली वो आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है। तो मैं आया था ICT Tier 2 पे और मैंने वहां से स्विच किया स्किल वर्कर पे और करंटली मैं स्किल वर्कर पे हूं। अभी क्या रूल है, अगर आपको PR के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिंपली स्किल वर्कर वीजा पे आपको 5 साल तक यहां पे रहना होगा। ओके, उसमें आप चाहे तो इन अ ईयर 6 महीने आप कंट्री से बाहर रह सकते हैं, दैट्स नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, नॉट मोर देन 6 मंथ। लेकिन 5 साल तक अगर आप यूके में रहते हैं इसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे अगर आपको PR कंफर्म हो जाता है तो उस केस के अंदर आइडियली आपको फ्यूचर में किसी टाइप की वीजा लगाने की जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट
स्टे इन यूके, और इनडेफिनिट लीव रिमेन, ILM और ऐसा कुछ बोलते हैं, ILR, इनडेफिनिट लीव्स टू रिमेन समथिंग। तो उस केस के अंदर मुझे फ्यूचर में ना ही कोई वीजा का पैसा देना, ना ही मेरी कंपनी को देना, और मैं जब तक चाहूं यूके में रह सकता हूं विदाउट एनी इशू के। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप स्किल वर्कर वीजा पे यहाँ पे 5 साल स्पेंड करते हो और उसके लिए अप्लाई करते हो और आपको अप्रूवल मिल जाता है। और जब उस PR पे रहते हैं, एक बार आपको PR मिल जाता है, उस PR पे एटलीस्ट 1 साल अगर आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो आप यहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट या फिर सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है अगर वाया स्टूडेंट वीजा या फिर आप किसी स्किल वर्कर वीजा से आप यूके में आना चाहते हैं। होपफुली मैंने आपको एक ब्रॉडर ओवरव्यू दिया है कैसे होता है, क्या होता है। मैं आपको स्किल वर्कर और कंप्लीट ट्रांसफर इस पे पूरी डिटेल दे सकता हूं। इन केस यू हैव एनी क्वेरी कमेंट डाउन बिलो। बट स्टूडेंट वीजा ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीजें वेरी करती है, सो मेक श्योर आप गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, एजेंट से बात करें एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका प्रोसेस करंटली क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एग्जैक्टली फीस क्या चाहिए और ये सारी चीजें। ओके, तो होपफुली आज के वीडियो में मैंने आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर कर दी कि एग्जैक्टली अगर आप इंडिया से यूके या फिर कहीं और से यूके आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ बीच बीच में हम वीडियोस लाते रहेंगे आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।